नमस्कार बच्चों। आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे उस कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। पंत जी जो प्रकृति के चितेरे कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उन्होंने इस कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। शब्दार्थ देखें। पावस ऋतु वर्षा ऋतु को कहते हैं। मेखलाकार करधनी या गोल आकार की पहाड़ियों की ढलान। अपार माने असंख्य, असीम। वहीं सहस्त्र हजारों को कहा जाता है। दृग सुमन फूल रूपी आंखें। फाड़ माने खोलकर, अवलोक रहा देख रहा। निज माने अपना, महाकार विशाल आकार। ताल तालाब को कहेंगे और दर्पण माने आईना। तो आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। इस कविता में कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण प्रकृति भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। कभी बिजली चमकती है तो कभी बादल घिर आते हैं और कभी चारों ओर धुंध फैल जाती है। वर्षा ऋतु में गोलाकार विशाल पर्वत पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पर्वत फूल रूपी अपने हजारों नेत्रों से नीचे आईने के समान बहते निर्मल जल वाले तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहे हों। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृक् सुमन माने रूपक अलंकार होता है और दर्पण सा में उपमा अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए देखते हैं अगली पंक्तियां। जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इन दो पंक्तियों में कवि कहता है कि पर्वतों के नीचे जो बड़ा सा तालाब है वह दर्पण सा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि पर्वत अपने आकार को, महान आकार को, विशाल आकार को, पर्वतों में जो फूल खिले हैं वो आंखों के समान दिखाई देते हैं और उन आंखों से फाड़ फाड़ कर अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। गिर का गौरव गाकर झर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे। नीरव नभ पर अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर। गिरि माने पर्वत, गौरव महिमा को कहते हैं। मद माने मस्ती, निर्झर झरना। गिरिवर ऊंचा पर्वत, उर माने हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंची आकांक्षाएं। तरुवर वृक्ष को कहेंगे। नीरव शांत, अनिमेष अपलक। अटल माने स्थिर, चिंता पर चिंता में मग्न। भावार्थ देखें। कवि वर्षा ऋतु में झरनों में आए नए जोश और सौंदर्य का मनोहारी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि झाग से उछाले मारते झरने झरझर का नाद कर रहे हैं और इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे पर्वत की उच्चता का यशोगान कर रहे हों। झरनों का स्वर रोम रोम में नए जोश और मस्ती का संचार कर रहा है। झाग से भरे झरते हुए झरनों का पानी मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहा है। ऊंचे पर्वत पर वर्षा में नहाए हुए अनेक वृक्ष बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय में रहने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं। जिस प्रकार व्यक्ति चिंता में डूबने पर सूनी आंखों से आकाश की ओर देखता है, उसी प्रकार ये वृक्ष भी एकटक मौन होकर आकाश की ओर देख रहे हैं, अर्थात वे किसी चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है और मोतियों से सुंदर में तथा उच्चाकांक्षाओं से तरवर में उपमा अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है।
उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर पहाड़ को कहेंगे, अपार माने बहुत अधिक, पारद के पर यानी पारे के समान सफेद या चमकीले पंख। पारद वारिद को भी कहते हैं और वारिद माने बादल होता है। रवशेष केवल शोर या आवाज का रह जाना कहलाता है। कवि बादलों के छाने पर प्रकृति में आए पूर्ण परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अचानक बादलों ने धुंध फैला दी और दृश्यता एकदम कम हो गई। इसी कारण जो पर्वत कुछ समय पहले तक दिख रहा था वह एकदम न जाने कहाँ उड़ गया, अर्थात दिखाई देना बंद हो गया। एकदम पारे के समान श्वेत बादल रूपी पंखों के फड़फड़ाने से धुंध छा गई और दिखाई देना बंद हो गया। केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि नीला आकाश टूटकर धरती पर गिर गया हो। चारों ओर काले बादलों की धुंध सी छा गई है, जिस कारण ऊंचे सीधे तने खड़े हुए वृक्ष भी डरकर धरती में समा गए हैं, अर्थात कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वह बड़ा तालाब भी अब दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे तालाब जल रहा हो और उसमें से धुआं निकल रहा हो। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान पर सवार होकर निकले हैं और अनेक प्रकार से जादूगरी या इंद्रजाल के खेल खेल रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का सार देखते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति के कवि सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता है। कवि ने पर्वतीय प्रदेश के मानवीकरण करते हुए प्रकृति के मनोरम सौंदर्य तथा वर्षा ऋतु में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों और अलौकिक दृश्यों का बड़ा ही सजीव एवं सूक्ष्म चित्रण किया है। कवि कहता है कि विशालकाय पर्वत मानो अपने ही विशाल रूप को अपने चरणों में स्थित बड़े बड़े तालाबों में अपने हजार सुमन रूपी नेत्रों से निहारते हुए अचंभित हो रहा है। बहते हुए झरने दर्शकों एवं पाठकों की नस नस में उमंग और उल्लास का संचार कर रहे हैं। ये झरने ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पर्वतों ने मोतियों सरीखी लड़ियां पहन रखी हैं। पहाड़ों के सीनों को फाड़कर उच्च आकांक्षाओं से युक्त पेड़ मानो अपलक और शांत आकाश को निहार रहे हों। फिर अचानक ही पर्वत मानो बादल रूपी यान के परों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हों, जैसे कि इंद्र ने अपना इंद्रजाल फैला रखा हो। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि मानो पृथ्वी पर आसमान टूट पड़ा हो और भय के विशाल शाल के पेड़ जमीन पर धंस गए हों। तालाबों से उठती भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उनमें आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। इस तरह से कविता को कवि ने मानवीय मूल्यों के आरोपण के साथ सुंदर कल्पनाओं को चित्रात्मक भाषा से प्रस्तुत किया है। इस कविता का शिल्प सौंदर्य देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज, प्रभावकारी है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का अत्यंत कोमल एवं सुमधुर प्रयोग हुआ है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता है। शब्द चयन अत्यंत भावानुकूल है। चित्रात्मक शैली है। कवि की कल्पना में नवीनता झलकती है और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे निर्जर और गिर में चेतना का आरोप होने के कारण मानवीय अलंकार, नीरोनभ गिरि का गौरव अनुप्रास अलंकार, मोतियों से सुंदर उच्चाकांक्षाओं से तरवर में उपमा। तो बच्चों, इस कविता को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अपनी अगली कविता में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।